नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम चर्चा करते हैं रोगों की। कितने प्रकार के रोग हैं और ये रोग कैसे बनते हैं। बड़ा साधारण सा तरीका है, छोटी सी बात है। अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे किडनी की प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे लीवर की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम है, या आँखों की परेशानी है, त्वचा का रोग है, कोई रोग बड़ा नहीं है। और ये रोग कब बनता है ये मैं आपको बताऊंगा कि रोग कैसे बनता है, कब बनता है, क्यों बनता है और क्या करना चाहिए। कब, क्यों, कैसे और क्या, आज इसका समाधान होकर के रहेगा। क्योंकि आयुर्वेद के सूत्र मैं बताने जा रहा हूं आपको। आयुर्वेद कहता है सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपिता मलः तत् प्रकोपस्य है तु प्रोक्तम विविध अहितकारी भोजनम। यानी सभी रोगों का अगर मूल कारण कोई है तो क्योंकि आपका शरीर आहार जन्य है, आहार से बना है, और इस आहार के गलत प्रयोग करने से आपके शरीर के अंदर रोग पैदा हो जाते हैं। गलत प्रयोग करने से रोग पैदा होते हैं, इस आहार के प्रयोग न करने से बीमारी हो जाती है, और इस आहार के ज्यादा खाने से भी बीमारी बन जाती है। अब ये आहार क्या है? आहार के लिए शास्त्र कहते हैं जो मुख मार्ग के द्वारा लिया जाए और पाचन करता हुआ शरीर में सभी प्रकार की धातुओं को पुष्ट करता हुआ मल और मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाए, वही आहार द्रव्य है। अब ये आहार द्रव्य में सबसे उत्तम कौन सा है? तो कहता स्नेहना मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, कि जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। अब घी और मीठे का नाम ये नहीं कि आपका गुड़ होना चाहिए, शक्कर होना चाहिए, घी होना चाहिए। यानी वो चीज जो आपके अंदर मधुर रस को पैदा करे और स्निग्धता को पैदा करे, उस प्रत्येक चीज को घी के रूप में माना जाता है। जो शरीर में स्निग्धता पैदा करे और जो आपके शरीर के अंदर मिठास को पैदा करे, अगर उस आहार का हम प्रयोग करें तो हम स्वस्थ रहेंगे। अब आपकी समझ में आ गया। जब आप लोग मीठा का छोड़ करके शुगर के रोगी हो और मीठा छोड़ दिया आपने, मीठा न खाने से आपके घुटनों में दर्द आ गया, पैरों में सुनपना आ गया, आंखें कमजोर हो गई, मीठा न खाने से नपुंसकता पैदा हो गई, झंझनाहट पैदा हो गया, और यहां तक कि मीठा न खाने से या तो लीवर डैमेज हो गया या आपकी किडनी डैमेज हो गई, नहीं ये नहीं हुआ तो हार्ट का अवश्य अटैक आ जाएगा, जो पैरालाइज और ब्रेन हेमरेज तक भी बना देगा। क्योंकि आपने मधुर रस का प्रयोग बंद कर दिया, शुगर में आप कड़वी चीजें खाने लग गई। अब हमें यही नहीं पता कि शुगर किसको कहते हैं। हमारे को तो एक बात बता दी गई पैथोलॉजी लैब के द्वारा कि पैनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया, वहां इंसुलिन नहीं पैदा हुआ, और इंसुलिन ने हमारे शुगर को जो भोजन में खाया उसको तोड़ा नहीं, शरीर के लिए प्रयोग नहीं किया, वो मूत्र मार्ग के द्वारा या ब्लड में फैल गया। और ब्लड में जाकर के ये शुगर की अधिकता जब शरीर में फैल जाती है तो सारे अंग, क्योंकि वो पाच्य तो होगा नहीं, पचेगा तो नहीं, तो वहां अंगों को निष्क्रिय कर देता है, काम करना बंद कर देते हैं। तो यहां अगर आप मीठे का प्रयोग करते रहते, कड़वी चीजें प्रयोग ना करते, तो आपको शुगर से कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि आपको समझा दिया गया कि मीठा बंद करने के कारण आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन मीठा बंद कर दिया आप ठीक नहीं हुए। तो मैं यही बात समझाना चाह रहा था आपको कि इस शुगर का कारण ये तो ठीक है कि बीटा सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन बीटा सेल्स या शरीर में इंसुलिन या पैनक्रियाज तक गर्मी क्यों पहुंची, किस कारण से पहुंची, क्यों वहां ऐसी दिक्कत पैदा हुई,
ये आपने कभी नहीं जाना, ना किसी ने बताया। कि आयुर्वेद कहता है कि यहाँ गर्मी पहुंचने का कारण, इस पैनक्रियाज का काम करने का कारण जो है वो आपका आहार है। और वो आहार जिसमें आपने घी और मीठे का प्रयोग नहीं किया, वो आहार जिसको आपने बहुत बारीक आटे के रूप में, चाहे वो बेसन का आटा था, चाहे गेहूं की रोटियां थी, ज्वार मक्का बाजरा, जितना बारीक पीसेंगे ये सभी आपके शरीर के अंदर रोग पैदा करेंगे। मोटे आटे का मतलब है आपको दरदरा कूट खाना चाहिए, जिसके आटा गूंदते हुए आपके हाथ पर आटा ना चिपके, उसकी चपातियां बनानी चाहिए। जब आटा आपके हाथ को चिपक जाता है तो समझो मैदा है, और ये मैदा ही रोगों का कारण है, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में अंदर जाकर के चिपक जाता है। जिस परात के अंदर, बर्तन के अंदर आप आटा गूंदते हैं वो कितनी चिकनी होती है, लेकिन वहां भी आपको नाखून से खुरचना पड़ता है, क्योंकि मैदा है। इतने चिकने और टाइट स्थल पर जब वो मैदा चिपक जाता है, वो आहार चिपक जाता है, आपकी आंतों में तो रंध्र बने हुए हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र बने हुए हैं, जो कैपिलरीज बनी हुई है, वहां तो ये अपने आप चिपक जाएगा। इसलिए वो आटा जो बारीक पीस करके आपने प्रयोग किया, वो आटा आपके रोग का कारण है, ना कि गेहूं, ना कि चना। और कहीं आप बाजरे का प्रयोग कर रहे हैं, बाजरा गर्म होता, सर्दियों में प्रयोग करना चाहिए। मक्का गैस बनाती है, बूढ़ों को प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वायु बढ़ती है और वायु को ही बढ़ाने वाला है, और बुढ़ापे में वायु बढ़ जाती है, इसलिए उनको मक्का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मक्का अगर प्रयोग करना है, नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे कर सकते हैं, उनको डाइजेशन पावर अच्छी होती है, उनका प्रयोग करना चाहिए। कोई रागी का प्रयोग कर रहा है, ये गर्म होती है। इसलिए आयुर्वेद ने 3 अनाज निकाले हैं, उनका हमें अन्न प्रयोग करना चाहिए। वो है गेहूं, यानी 5 किलो गेहूं, 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिलाकर मोटे आटे की रोटी बना लीजिए, और 1 घंटा पहले गौंद करके रख दीजिए, और उसकी मोटी रोटी बनाइए। ज़्यादा बारीक रोटियां नहीं, मोटी रोटी बनाइए, और उसमें सेंधा नमक डालिए, आटा गूंदते दफे, और अच्छा घी लगा करके सलाद के साथ खाइए। सबसे बेहतर है सलाद के साथ रोटी खाना, उससे भी बेहतर है मीठे दूध के साथ खाना, उससे भी बेहतर है मीठे पानी से खाना। सब्जी दाल बंद कर दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं जी दाल से प्रोटीन बनेगा, सब्जी से विटामिन बनेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आप बचपन में थे, छोटे से बच्चे थे, मात्र दूध पीते थे, तो दूध से ही सारी चीजें बनती थी, तब ये दालें और सब्जियां आपकी कहां चली गई? जितना विकास बचपन में होता कभी नहीं होता। जब से आप लोगों ने सब्जियों का प्रयोग, दालों का प्रयोग अज्ञानी डॉक्टरों के कहने से प्रयोग करना शुरू कर दिया, तब से आप बीमार हो गए। आपको प्रोटीन अगर चाहिए तो प्रत्येक प्रोटीन मिलेगा डाइजेशन पावर को ठीक करने से। डाइजेशन पावर ठीक होगी लघु सुपाच्य आहार करने से। अब लघु सुपाच्य आहार क्या है? गेहूं जो लघु है, सुपाच्य है। दूसरा, जो आपके डाइजेशन पावर को बढ़ाए, रक्त का शोधन करे, क्योंकि जितना रक्त शुद्ध हो जाएगा वो रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करेगा, और जब रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी तो आपको इलाज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वहां चने का प्रयोग है, आप चना आटे में डाल लीजिए। और तीसरा, शरीर में जो गर्मी है, क्योंकि आहार करने से भी गर्मी बढ़ेगी, और जैसे ही आहार खाएंगे तो उसको नष्ट करने के लिए जो एसिड पैदा होंगे तो गर्मी बढ़ेगी ज़्यादा। तो इस गर्मी को हम कैसे निकालें? इस गर्मी को दूर करने के लिए हमें जौ का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए जो आटा मैं बता रहा हूँ, 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिलाकर मोटे आटे की रोटी अगर आप प्रयोग करते हैं, तो जौ तो लैक्सेटिव है, पेशाब ले आएगा, जो बीपी को नहीं बढ़ने देगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देगा, पथरी नहीं बनने देगा, झुर्रियाँ नहीं आने देगा, आंखों में चश्मे नहीं चढ़ने देगा, बाल नहीं झड़ने देगा। जौ का प्रयोग कीजिए। और चना रक्त शोधक है, पेट को साफ करेगा, रक्त को शुद्ध करेगा, शरीर में ताकत पैदा करेगा, वायु को नष्ट करेगा। और गेहूं लघु पाच्य, लेकिन इसके साथ भी अच्छे घी का प्रयोग करें। अब घी अच्छा कहां से मिले? बाजार में तो सब नकली आ रहा है। मैं बताऊंगा आपको घी। एक रोगी हमारे से मिल चुका है, हमारे से जुड़ चुका है,
तो पूछना चाहता है, बोलिए आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं बताऊंगा आपको आपके रोगों का सही समाधान। आप भी अगर किसी रोग से परेशान हैं तो फोन कर सकते हैं। हाँ, पूछिए क्या पूछना चाहते हो। नमस्कार जी। ये सर्वाइकल का दर्द रहता है। सर्वाइकल, सर्वाइकल हो गया। हाँ जी हाँ। सर्वाइकल जो है, एक गर्दन में जब वायु का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, जब कम हो जाता है वायु का प्रेशर, तो वो L1 L2 के नीचे दब जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं L1 L2 के नीचे आपकी नसें दब गई हैं। और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो कंधे पर जाकर कौंदूसा फूल जाता है, मोटा मोटा होने लग जाता है, कंधे जाम होने लग जाते हैं, पैर हाथों में दर्द आने लग जाता है, कभी छाती के आगे दर्द होता है, कभी पीछे दर्द होने लग जाता है, कभी ये दर्द कमर तक चला जाता है, क्योंकि जब वायु ज़्यादा हो गई। अब ये वायु ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि आपने समय पर भोजन नहीं किया। जब समय पर भोजन नहीं करेंगे तो कच्चा रस बनेगा, कच्चा रस बनेगा तो उससे शरीर के अंदर एक षडान पैदा होती है जो गैस को पैदा करती है, गैस बनने लग गई। और जब गैस बनेगी, ज़्यादा गैस बनी, तो उससे खून तो बन नहीं रहा, आपकी नसों के अंदर ब्लड का प्रवाह कम हो गया, वायु का प्रवाह जो है अधिक होने से वो लचीलापन आ गया और वो कहीं भी दब गई। जहाँ दब गई वहाँ डॉक्टर कहते हैं L1 L2 की समस्या पैदा हो गई। और अगर वायु ना बढ़ करके यहाँ वायु कम हो जाती तो आकुंचनम प्रसारणम उन्मेषम निमेषम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे सहवाते न सिद्धते, की वायु के द्वारा ही ये सारी चीज़ें फैलती सुगड़ती हैं। जब वायु आपकी कम हो गई तो वो कहीं भी दब सकती है, वायु ज़्यादा होगी तो फुला देगी। तो इसलिए वायु को कंट्रोल किया जाएगा डाइजेशन से। डाइजेशन कब होगा भोजन का? हल्का भोजन खाने से ही डाइजेशन नहीं होता, समय पर खाने से ही डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन के लिए पानी की मात्रा होनी चाहिए भोजन के अंदर। इसलिए आज की मॉडर्न साइंस भी कहती है कि आमाशय का आधा हिस्सा सॉलिड के लिए, सॉलिड आहार से भर लीजिए, 1/4 हिस्सा पानी से भरना चाहिए और 1/4 हिस्सा वायु के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। तो आपको पानी की मात्रा ज़्यादा पीनी चाहिए। लेकिन पानी कैसे पीना चाहिए? मुहुर्मुहुः वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं करितव्यम्। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके जो पानी पिया जाता है वह पानी लिक्विड बनाएगा। आंतों में जितना लिक्विड जाएगा, आंत को, जो छोटी आंत को जितना एब्जॉर्व करना है वो एब्जॉर्व कर लेगी और बाकी आपके मल और मूत्र मार्ग के द्वारा वेस्टेज के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी भोजन के बीच में आपको इतना पानी पीना है कि आपको खाते ही पेशाब जाना पड़े, खाई के लंगी कि खाते ही आपको पेशाब जाना पड़े, इतना पानी पीना चाहिए। अब जब से आप लोगों ने भोजन के बीच में पानी नहीं पिया, उससे समस्याएं बढ़ गई, पथरी की समस्याएं बढ़ गई, आपके बीपी की, उससे समस्याएं बढ़ी आपको हर्निया की, एसिडिटी की, सर्वाइकल की, माइग्रेन की, या यूँ कहिए कि जब से भोजन के बीच में पानी नहीं पिया, गर्मी बढ़ गई तो कैंसर जैसे रोग बन गए, लीवर कैंसर जैसा रोग बन गया, किडनी में किडनी के रोग बन गए, क्योंकि पानी पूरी मात्रा में नहीं पिया। और पिया तो सुबह सुबह पिया, वो भी गर्म पानी पी लिया, कोई चाय के रूप में, कोई कॉफ़ी के रूप में, कोई गर्म दूध के रूप में। पानी कभी भी गर्म नहीं पीना चाहिए। पानी शीतल जल का विधान है, सुबह सुबह पीना चाहिए। और सुबह पहले पानी पी करके, नहा धो करके, व्यायाम इत्यादि पूजा अर्चना करके सबसे पहले आपको आहार का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको गर्म पानी पीना ही है तो आप दोपहर में पी लीजिए। अगर आपकी इच्छा है, कोई लोग आपको कह रहे हैं कि मोटापे के लिए मीठा गर्म पानी पीजिए, लेकिन आयुर्वेद नहीं मानता कि गर्म पानी पीने से आपका मोटापा जाएगा। आयुर्वेद तो कहता है आपकी डाइजेशन पावर ठीक होगी तो मोटापा नहीं आ सकता, गैस नहीं बनेगी, कच्चा रस नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, आपका फैटी लीवर नहीं बनेगा। फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, और आपके बहुत ज़्यादा आजकल संख्याएं बनाती, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, पता नहीं कौन सी परिभाषाएं दे दी है। आयुर्वेद तो कहता है रसात रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदस ततो अस्थि,
अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जब ये सही रूप से अपना काम करती हैं तो आपके अंदर एक शुद्ध रक्त का निर्माण होता है। जब शुद्ध रक्त का निर्माण होता है तो यही आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है। शुद्ध रक्त को ही आयुर्वेद गुड कोलेस्ट्रॉल मानता है। और शुद्ध रक्त, अब कहते हो जी ये खा लेने से शुद्ध रक्त बनेगा, कैसे बनेगा? कोई कहता है चिरायता गुटकी पी लीजिए, इससे आपका शुद्ध रक्त बन जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा, अशुद्धता को दूर करने के लिए चिरायता गुटकी एक समसामयिक औषधि है। लेकिन अशुद्ध रक्त हुआ क्यों? उसका कारण वही है, भोजन को डाइजेस्ट नहीं किया, कच्चे रस का प्रयोग किया, भोजन के साथ पानी का प्रयोग नहीं किया, भोजन में घी का प्रयोग नहीं किया, इसलिए उस कारण से आपका अशुद्ध रक्त बन गया। आप अशुद्ध रक्त बनाते रहिए, आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते रहिए, दवा लेकर के नष्ट करते रहिए, तो सारी जिंदगी आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर पूरा ठीक होना है तो इस कारण को दूर कर दीजिए। कारण क्या है? गैस का बनना, आहार का गलत समय पर प्रयोग करना है, आहार के बीच में पानी का न लेना, या सबसे बड़ा काम एक और है, आप भोजन को बाजार में बैठकर खाते हैं, हॉस्पिटल्स में समूह में बैठकर खाते हैं, चलते चलते यात्रा करते हुए खाते हैं, होटल में खाते हैं। ये सभी व्यवस्थाएं गलत हैं। आयुर्वेद कहता है कि भोजन को बनाने वाले के सामने बैठकर खाना चाहिए, यानी सुबह भरपेट भोजन करके चलिए घर से, और रात को आकर के घर में भोजन कीजिए। क्योंकि जो भोजन आपने बाहर किया उस पर बहुत से लोगों की नजरें लगी, और सबसे बड़ी नजर तो घर बनाने वाले की लगी कि पता नहीं खाया कि नहीं खाया। रोता जाना मरों की खबर लाना, यानी भोजन के बनाने वाले के अंदर भी एक संशय रहा कि पता नहीं भोजन किया कि नहीं किया। जहां किया वहां लोगों की भावनाएं या उनके जो नजरें हैं वो लगी, उससे आपका भोजन दूषित हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपिता मलह तत् प्रकोपश्य तुपरोक्तम विविध अहितकारी भोजन। ये अहितकारी भोजन हो गया जो आपने भोजन होटल में किया, समूह में बैठ करके किया। हाँ, वहाँ पंगत का भोजन होता, करते तो अच्छा लगता, ठीक था, फायदा करता, लेकिन आपने तो अपना भोजन लेकर के गए और खा रहे हैं। आपका भोजन पता नहीं क्या है, दूसरे के भोजन में पता नहीं क्या था, उसकी जो नजरें लगी वो आपको रोगी बना रही हैं। इसलिए घर का खाना शुरू कर दो, रोजाना सुबह यज्ञ करना शुरू कर दो, यज्ञ करके बनाने वाले के सामने भोजन को कीजिए, सराहना करते हुए भोजन कीजिए। अगर एक बार भोजन करना है तो सुबह सुबह कीजिए। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी। अगर 2 बार खाएंगे तो आप कार्य, मेहनत का कार्य करते 2 बार कर लीजिए, नहीं तो 3 बार भोजन करेंगे तो रोगी बन जाएंगे। अब ये 3 बार की परिभाषा, आजकल तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाइए, ज़्यादा लोड आ जाएगा तो आपकी मशीनरी खराब हो जाएगी। अरे जो आप थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खाने वाली, सारा दिन खाने वाली बकरी होती है जिसको भयंकर कब्ज होती है, गैस बनती है उसको बहुत ज़्यादा। लेकिन दुधारू पशु सुबह खाते, शाम को खाते, किसी को गैस नहीं होती। अगर आप गैस से बचना चाहते हैं, शुगर से बचना चाहते हैं, बीपी से बचना चाहते हैं, सर्वाइकल माइग्रेन एसिडिटी से बचना चाहते हैं, तो पहले तो ये सीख लीजिए कि 2 बार भोजन करना, सुबह 4 से 9 के बीच में, या शाम को भी 4 से 9 के बीच में। 1 बार खाए योगी, सुबह सुबह खा लीजिए, 2 बार खाए भोगी, सुबह शाम खा लीजिए, और भाई 3 बार खाओगे तो रोगी बने रहोगे। एक रोगी हमारे से जुड़ चुका है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने में लगा हुआ था। खैर कोई बात नहीं, हाँ पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। हेलो वैद जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आज मैं विपिन बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए विपिन जी। मुझे ना पैरों में दर्द रहता है, पिंडलियों में बहुत। पैरों में दर्द रहना, क्योंकि आपका पूरा शरीर डुपलप ऐसे काम करता है, चाहे आपकी इंटेस्टाइन हो, चाहे आपकी नसें हो। आपने किसी कैंचुए को देखा है चलते हुए, वो सिकुड़ता रहता और चलता रहता, ऐसे ही आपकी आंत भी काम करती है। जब आपका रूखा अन्न खाने से या शरीर में गर्मी के बढ़ जाने से शरीर के अंदर स्नेह अंश यानी घी का अंश कम हो जाता है तो लचीलापन खत्म हो जाता है, और जब वो लचीलापन खत्म होता है तो नीचे जो ब्लड गया वो ऊपर नहीं आ पाता। जब वो ऊपर नहीं आ पाता, नीचे
रक्त का दबाव बढ़ता रहता है तो टांगों में, पिंडलियों में दर्द होने लग जाता है, और कई बार पैर लटकाने से पैरों में सूजन भी आ जाती है। अब सूजन आ गई, एलोपैथी ने क्या किया, आपको लैक्जेटिव दवाई दे दी जिससे पेशाब उतर जाएगा। यानी उसने बढ़ी हुई गर्मी को या बढ़े हुए पानी को पेशाब के रास्ते से निकाल दिया, और बार बार आपने उसका प्रयोग किया तो नर्व वेरिकोज भी हो गई, साथ में किडनी की बीमारी भी हो गई, क्योंकि आपने उसके कारण को दूर नहीं किया था। जो नसों का लचीलापन यानी स्नेह अंश जो था, जो घी का अंश था, वो जो कम हो गया, उसको पूरा करने का कभी प्रयत्न नहीं किया। दर्द हुआ तो पेन किलर खा लिया, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर लिया, रूखे अन्न का प्रयोग कर लिया, डॉक्टर ने कहा तो सुबह सुबह गर्म पानी शुरू कर दिया, और डॉक्टर ने कह दिया तो भोजन बंद कर दिया। यानी सभी चीजें आपके लिए रोग का कारण बनती चली गई। रोग का इलाज क्या था कि आप भोजन के अंदर घी के अंश को बढ़ाओ जिससे स्नेहांश बढ़े, भोजन के बीच में पानी पियो, घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन आदि रोग कारणम। अगर भोजन के तुरंत पहले पानी पीते हो बीमारी पैदा करता है, भोजन के बाद में तुरंत बाद पानी पीते हो तो जहर का काम करता है, भोजन के बीच में पानी अमृत का काम करता है। जो लोग भोजन के बीच में पानी पीते हैं उनकी पिंडलियों में दर्द नहीं हो सकता, उनके पैरों में जलन या सुनपना नहीं होगा, क्योंकि आपने भोजन के बीच में इतना पानी पिया। बढ़ी हुई गर्मी जो आपके स्नेहांश को खत्म कर रही है वो गर्मी, जो आपके अंदर जलन पैदा कर रही है वो गर्मी पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगी, और जो पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगी तो पैरों में, पिंडलियों में दर्द नहीं होगा। रात के समय में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच भिगो दीजिए, और सुबह सुबह उस भीगे हुए त्रिफले के पानी के अंदर मिश्री मिला करके पी जाइए, उससे भी आपके पैरों का दर्द, जलन दूर हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें आंवला है, और आंवला जो है आमल की करोति रसायन इति, जो हमारे शरीर की धातुओं में रसायन का काम करे उसको आंवला बोलते हैं। और रसायन वही है जो मृदु होता है, जो शरीर में स्निग्धता को पैदा करे, उसका नाम रसायन है। रसायन खुश्क नहीं होता, रसायन सभी शरीर के अंदर जो स्निग्धता पैदा करे, जैसे घी आपके अंदर स्निग्धता पैदा करता है, दूध आपके अंदर चिकनाई पैदा करता है, ये चिकनाई ही तो आपका जीवन बना रहा है। जब आपके ये शरीर की चिकनाई, चाहे वो रस धातु की चिकनाई खत्म हो जाएगी तो गले में जलन हो जाएगी, गला सूखा सूखा रहने लग जाएगा, नाक सूखने लग जाएंगे, आपका गला खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चिकनाई खत्म हो गई। गले के अंदर जो चिकनाई थी, स्निग्धता थी, वो कम हो गई, या तो थायराइड बन जाएगा या आपकी पाचन नली का कैंसर बन जाएगा, क्योंकि स्निग्धता को आपने खत्म कर दिया। और जब खून की स्निग्धता खत्म हो जाती है तो नसें टाइट हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, और ये जहाँ जाती है वहाँ ये गाढ़ा होकर के गर्मी की अधिकता से शरीर के अंदर गांठें पैदा कर देता है। इसलिए कहीं बच्चादानी में गांठें बन जाती हैं, कभी सतनों में गांठें बन जाती हैं, ये आपने पूरे शरीर में आजकल गांठें चल रही हो, गांठें बन जाती हैं, क्योंकि खून में स्निग्धता खत्म हो गई, गर्मी बढ़ गई। जैसे दूध का आप खोआ निकालते हैं ना, वो गाढ़ा हो जाता है, तो दूध जब गर्मी की अधिकता बढ़ी तो आपके अंदर गाढ़ापन आ गया, उस गाढ़ेपन से गांठें बन गई। वो गांठें या तो कैंसर बन जाएंगी आगे चल करके, नहीं तो शरीर को बेढंगा बना देंगे। सतन में गांठ बन गई तो डॉक्टर निकाल देंगे, बच्चादानी में गांठ बनी तो डॉक्टर निकाल देंगे, किडनी में गांठ बनी तो किडनी का ऑपरेशन कर देंगे, लीवर में गांठ बनी तो लीवर का ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन उस ऑपरेशन करने के बाद जो शरीर का अंग कमजोर हुआ, उस कमजोरी के बढ़ जाने से और साथ में जो एंटीबायोटिक और गर्म दवाइयों का प्रयोग उसको ठीक करने के लिए किया, उससे और गर्मी बढ़ गई, और गर्मी बढ़ गई तो डॉक्टर कहते हैं भाई कैंसर था, फैल गया। उनके बस की बात नहीं रही। अब उन्होंने कहा गर्मी थी, कैंसर था, हमने प्रिक किया, फैल गया, फैलने के कारण ये मुश्किल हो गया, ठीक, पर डॉक्टर अपने मुंह से ये बात नहीं कहेगा। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि बच्चादानी का ऑपरेशन करने के लिए जैसे ही डॉक्टर ने किया, वहाँ गांठ को देख करके बंद कर दिया कि कैंसर की गांठ थी, इसलिए हमने ऑपरेशन नहीं किया आपका। ऐसे हमारे पास बहुत से रोगी आते हैं जो गाल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, तो कहते हैं डॉक्टर ने पहले ऑपरेशन की कही थी, लेकिन वहाँ गांठ को देखकर बोले कि हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, एकदम फैल जाएगा। यानी कैंसर की गांठ जब एकदम खुलती है तो फैल जाती है।
लेकिन इसी कैंसर की गांठ को, इसी बनी हुई गांठ को, इस बढ़ी हुई गर्मी को आयुर्वेद कहता है कि भोजन के बीच में पानी पीने से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दीजिए, अंदर रुके हुए मल को घी खा करके बाहर निकाल दीजिए, आपकी गर्मी खत्म हो जाएगी। गर्मी खत्म हो जाएगी तो गांठों का बनना बंद हो जाएगा, गर्मी खत्म हो जाएगी तो पिंडलियों का दर्द दूर हो जाएगा, गर्मी खत्म हो जाएगी तो पैरों की जलन खत्म हो जाएगी, गर्मी खत्म हो जाएगी तो आपकी आंखों की रोशनी जो चश्मे चढ़ा करके आप रोक रखी है वो भी ठीक हो जाएगी। किसी चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी गंजे नहीं होगे, शरीर में ताकत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। लेकिन घी और दूध का प्रयोग कीजिए, इसीलिए इसको जीवन कहा गया है। छोटा सा बच्चा दूध तो पीता है। जो मैं बात कर रहा था कि आप दाल सब्जियां खा करके जब से आप इस चक्कर में लगे हैं आपको हजारों बीमारियां हो गई। जब से आप लोग अलग अलग विटामिन खाने शुरू करें आप लोग रोगी बन गए हैं। जब से आप लोगों ने मंजन करना बंद किया है, पेस्टों का प्रयोग किया है, उनसे आपको कैंसर बनता जा रहा है, शुगर बनता जा रहा है। जब से आप लोगों ने दूध दही का प्रयोग बंद करके ब्लैक टी, लेमन टी, हर्बल टी, न जाने कितनी टी का प्रयोग करना शुरू किया है, साधारण आहार की जगह आपने अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना करके जब प्रयोग किया है, उससे आप लोग रोगी बने हैं। इसलिए मैंने कहा है कि जीव के वशीभूत जब तक आप रहेंगे आपके रोग ठीक नहीं हो सकते। रोग को ठीक करने के लिए जीव को वश में करना पड़ेगा, और जीव को वश में करने के लिए कुछ ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। पानी की सब्जी बनाकर खा करके देखिए, पानी की दाल बनाकर खा करके देखिए, भोजन के बीच में पानी पीकर देखिए, आपको कितना आनंद आएगा। उस चाय से जो विकृति पैदा हो रही है इसको छोड़कर देखिए, आपके शरीर के अंदर कितनी एनर्जी आएगी। जब आप अपने शरीर के बारे में सोचने लग जाओगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन जब तक आप रोगों के बारे में सोचोगे आप रोगी होते चले जाओगे। क्योंकि जो आप कामना करोगे, जिसके बारे में आप सोचोगे वही तो मिलेगा। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, शरीर के बारे में सोचेंगे तो शरीर ठीक हो जाएगा। जब आप लगातार रोगों के बारे में सोचेंगे कि हाय मुझे तो माइग्रेन हो गया, मुझे तो सर्वाइकल हो गया, मुझे तो मोटापा आ गया, मेरी तो फिगर फीचर बदल गई, आप रोगों के घर बनते चले जाएंगे। अपने मन को सुदृढ़ कीजिए, मन के विचारों को ठीक कीजिए, और ये समझ लीजिए ध्यान से कि कौन सी चीज खाने से क्या परेशानी होगी, उसको छोड़ दीजिए। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि है। अगर मैं कहूं कि आप धुएं को अलग करते रहिए तो धुएं के लिए कितने पर्दे लगाते रहिए, धुआं बार बार आता रहेगा, बढ़ता रहेगा, धुआं ठीक नहीं होगा। लेकिन धुएं को अगर दूर करना है तो अग्नि को बंद करना पड़ेगा, अग्नि को बुझाना पड़ेगा। इसलिए रोग को दूर करना है तो रोग के कारण को दूर करना पड़ेगा। रोग का कारण आपको एलोपैथी नहीं बताएगा, रोग का कारण आपको आयुर्वेद बताएगा, रोग का कारण आपको चरक बताएगा, सुश्रुत बताएगा, चरक आपको, और रोग का कारण आपको वैद्य बताओगा जो जानता है। और कैसे जानेगा? वो नाड़ी देखकर बताएगा कि आपके रोग का कारण क्या है। आप कारण को छोड़ दीजिए, वैद्य भी कुछ नहीं करेगा, वैद्य आपको कारण बताएगा, आप उसको छोड़ दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं जो बात बता रहा हूं, ये बात इसलिए नहीं कि आप कर नहीं सकोगे, मैं इसलिए बता रहा हूं आप कर भी सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। क्योंकि आज तक आप बीमार इसलिए हैं कि आपको पता ही नहीं था। आप आज तक बीमार इसलिए हैं कि आपको गलत धारणाएं आपके अंदर बांट दी गई। आप बीमार इसलिए हैं कि आपको सही ज्ञान नहीं मिला। ये प्रोग्राम मैं आपको इसीलिए देता हूं, और मैंने अपना YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प को भी इसीलिए बताया है कि आप उसको सही जान सकें कि आयुर्वेद क्या कह रहा है, महर्षि चरक ने क्या कहा है, वाग्भट ने क्या कहा है, अष्टांग संग्रह में क्या कहा है। आपको सो ही पता चल जाए, आप वैसा ही खाओगे, जैसा खाओगे वैसा ही तो पाओगे। स्वस्थ खाओगे स्वस्थ हो जाओगे, रोग खाओगे तो रोगी बन जाओगे। इसलिए घी दूध का खाइए, स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जो भी मिले खुश होकर के खाइए, बनाने वाले के सामने खाइए, सुबह शाम खाइए, घर पर खाइए। दोपहर का खाना बंद कर दीजिए। दोपहर का खाना, दोपहर का सोना ये बीमारी का घर है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ रहें और भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। सुप्रसिद्ध नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी को नाड़ी दिखाने व उपचार के लिए निम्नलिखित पते पर मिले। पता: हुडा सेक्टर 1 की दूसरी एंट्री के सामने मेन रोड पर, दिल्ली बाईपास के नजदीक, रोहतक, हरियाणा। नाड़ी दिखाने का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक, बुधवार छुट्टी। और महाराजा अजमेर भवन, सोम बुध बाजार रोड,
नारायण धर्म काटा के पास, अध्यापक नगर, नांगलोई, दिल्ली 110041।